एसी अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर, इसके बारे में बात करना था हम लोगों को। इसके पहले हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट में एसी अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर के बारे में बात की थी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि प्योर रजिस्टर में जो फेजर डायग्राम होता है और वेक्टर डायग्राम होता है, ये जो प्योर रजिस्टर की बात हुई थी उसमें क्या होता है, फेजर डायग्राम, करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट का होता है सेम फेज में होता है दोनों, ठीक है, कोई लीड और लैग यहाँ पे नहीं कर रहा होता है। तो ये किस में होता है, हमारा प्योर रजिस्टर सर्किट में। प्योर रजिस्टर सर्किट में क्या होता है, हमारा जो फेज डिफरेंस होता है 0 होता है और वोल्टेज और करंट एक ही साथ चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए इसका वेक्टर डायग्राम दिखाया गया है, यानी कि एक ही एक्सिस पे है, तो वी को हमने दिखाया और आई को दिखाया यहाँ पे, ठीक है ना, यानी एक ही एक्सिस पे, यानी कि एक ही साथ चल रहे हैं दोनों, दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो यहाँ से हमने जाना था प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। तो अब हम बात करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, ठीक है ना। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है देख लेते हैं। हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट का ये डायग्राम है, जिसमें देखिए एक अप्लाइड वोल्टेज भी लगा हुआ है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट से फ्लो होगी। इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर में देखिए प्लस पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे आवेश होंगे, और ये जो इंडक्टर में वोल्टेज होता है क्या होता है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ई दिखाया गया है, ठीक है ना, ये इंडक्टर का है, इंडक्टर है, एल से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कैसे इसके फेजर डायग्राम होते हैं, क्या इसमें नीड और लैग होता है या नहीं होता है, वेक्टर डायग्राम क्या होता है। तो बात करें, जैसे हमने इसमें माना कि जो आई इंस्टेंटेनियस करंट है, आई बराबर मैंने माना आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। साइनोसॉइडल वेव की बात हो रही है, एसी क्या होता है, साइनोसॉइडल वेव होता है। तो उसमें हम अगर हम बात करें आई एम साइन ओमेगा टी की, आई इक्वल टू, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट हमारा कितना आया, आई एम साइन ओमेगा टी आया। तो फैराडे लॉ के हिसाब से वी बराबर क्या हो जाएगा, ई, जो वहाँ वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पे क्या है, इंडक्टर में ई होता है, तो यानी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू डी ए वन डी टी बाई फैराडे लॉ के हिसाब से। तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हम वी बराबर एल डी अपॉन डी टी आई एम साइन ओमेगा टी, आई की जगह हम आई एम साइन ओमेगा टी रखेंगे यहाँ पे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। जब आई एम साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा एल आई एम, देखिए एल पहले था, आई एम इधर हो जाएगा, फिर डी साइन ओमेगा टी का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी बचेगा यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को हमने वी बराबर एल आई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी को हमने क्या किया है, साइन ओमेगा टी में साइन ने चेंज किया है, यानी कि कॉस 90 माइनस कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा वाले फॉर्म में चेंज किया है, ठीक है ना। यहाँ से हमने कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री में चेंज कर दिया। अब ये क्यों चेंज किया, क्योंकि साइनोसॉइडल वेव की बात हो रही है एसी में, इसलिए हमको चेंज करना हुआ। फिर अब यहाँ से हमको लास्ट जो मिला है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो मिला है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 और ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। समीकरण और 1 और 2, ठीक है। यहाँ से एक अगर हम देखना चाहें जो हमारा वी एम कैसे आ गया इसकी जगह पे, तो वी एम बराबर हमने क्या माना यहाँ पे, एल आई एम ओमेगा, ठीक है। ये एल आई एम ओमेगा क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। इस सर्किट में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, एल आई एम ओमेगा। तो इसको हमने वी एम से रिप्रेजेंट किया, वी एम बराबर एल आई एम ओमेगा हो जाएगा। तो जब वी एम बराबर एल आई एम ओमेगा हो जाएगा तो एल आई एम ओमेगा की जगह वी एम रखेंगे और साइन ओमेगा टी प्लस 90 हो जाएगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हमको क्या मिला, ये इतना मिल गया, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए अगर इसको पक्षांतर करते हैं तो वी एम अपॉन आई एम बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल मिल जाएगा हमको। वी एम अपॉन आई एम बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल मिल जाएगा। अब अगर हम इसका आर एम एस वैल्यू और आर एम एस वोल्टेज का वी आर एम एस और आई आर एम एस लिखते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज जो हमारा है और मैक्सिमम जो करंट है यहाँ पे, इसका अगर आर एम एस वैल्यू लिखेंगे तो हमारा वी एम का क्या हो जाएगा, वी एम अपान रूट 2, और आई एम का आर एम एस वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एम अपान रूट टू से रूट 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, वी एम अपान आई एम बराबर ओमेगा एल, ठीक। यहाँ इंडक्टर की बात हो रही है इसलिए हम क्या करेंगे, वी एल अपन आई एल ले लेंगे, वी एल अपन आई एल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो ओमेगा एल है, ये ओमेगा एल को हमने क्या माना, बराबर यहाँ माना हम लोग एक्सएल, ओमेगा एल को हमने यहाँ पे मान लिया एक्सएल, और एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है। इस ओमेगा एल को, ये देखिए वी एल अपन आई एल क्या है, ओम्स लॉ के हिसाब से वी अपन आई बराबर आर के फॉर्म पे है, ठीक है। तो आर यानी प्रतिरोध यहाँ पे क्या है, ओमेगा एल है। तो यहाँ इस प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो हमारा प्रतिरोध काम करेगा वो क्या करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से होगा यहाँ पे एक्सएल, जो हमारा यहाँ होगा ये प्रतिरोध के रूप में काम करेगा प्योर इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है ना। तो यहाँ से वी अपन आई बराबर आर के फॉर्म में वी एल अपन आई एल बराबर ओमेगा एल हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम बात करें वी एल अपन आई एल बराबर क्या जगह, ओमेगा एल की जगह एक्सएल हो जाएगा। अब यहाँ से वी एल बराबर क्या हो जाएगा, वी बराबर आई आर, यानी वी बराबर आई एल इंटू एक्सएल हो जाएगा ओम्स लॉ इक्वेशन के हिसाब से। अब एक्सएल बराबर यहाँ पे क्या हुआ, ओमेगा एल हो गया। ओमेगा एल बराबर ओमेगा का मान कितना होता है, 2πf होता है। तो 2πf हमने यहाँ लिख दिया, एल को एल ऐसे लिख दिया, यानी एक्सएल बराबर क्या, ओमेगा एल, दोनों क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू अगर हम रखते हैं 2πf तो एक एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल बराबर क्या हो जाएगा, 2πf हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ओमेगा बराबर 2πf होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्म बनेगा 2πf,
ठीक। तो एक्सल बराबर 2 पाई FL बराबर ओमेगा एल, यानी कि कंपेरिजन अगर करें बिटवीन इक्वेशन 1 और 2 की, ठीक, हमारा यहाँ पे लास्ट में को क्या मिला, एक्सल बराबर 2 पाई FL यानी ओमेगा, यानी एक्सल बराबर हम 2 पाई FL भी लिख सकते हैं और ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सल लिखे हमने, ये क्या काम यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो हमारा प्योर रजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस का काम होता है, वही ये प्योर इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सल काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम कंपेरिजन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का कंपेरिजन करें तो क्या हमको मिलता है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन सेकंड हमारा क्या मिला हमको, वी इक्वल टू यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। यहाँ से एक्सल बराबर 2 पाई FL बराबर ओमेगा है, और कंपैरिजन करेंगे बिटवीन इक्वेशन 1 और 2 का, तो मिलेगा हमको कि इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज लीड विथ करेंट बाय एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारा क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, लीड करेगा करेंट से 90 डिग्री, ठीक है। देखिए करेंट से 90 डिग्री हमारा क्या किया, ये लीड किया। अप्लाइड वोल्टेज क्या करेगा, प्लस ओमेगा टी प्लस 90 है यहाँ पे, तो करंट से क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। जबकि इंडक्टिव सर्किट में ऐसा नहीं था, इंडक्टिव सर्किट में कोई लीड और लैग की बात नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पे क्या था, सेम फेज था। देखिए आई बराबर क्या था, आई एम ओमेगा टी है, यहाँ वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से इक्वेशन हमारा इन दोनों इक्वेशन के लिए हमारे पास ये वेव फॉर्म बना। इसी प्रकार से अगर इसकी हम बात करें तो इंडक्टिव सर्किट में हमारा जो इक्वेशन बना है आई एम साइन ओमेगा टी, तो ठीक है, लेकिन हमारा जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वो क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है, यानी कि ये करंट से क्या हो रहा है, 90 डिग्री हमारा लीड कर रहा है क्या, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो इसका अगर हम लोग फेजर डायग्राम देखें तो इस प्रकार से हमको जो दो समीकरण बन के आया है, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री और आई एम साइन ओमेगा टी आई बराबर आया है। यहाँ पे जो हमारा आई एम साइन ओमेगा टी है, इसके लिए वेव फॉर्म तो ये बनेगा, ये वाला वेव फॉर्म, ठीक है। और वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री क्या कर रहा है, इससे लीड कर रहा है करंट से वोल्टेज। तो लीड यानी कि इसके पहले, करंट से पहले हम 90 डिग्री क्या करेंगे, इस वोल्टेज को यहाँ पे बनाएंगे फेजर डायग्राम में, वेव फॉर्म में। तो यहाँ से हमने दिखाया जो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो 90 डिग्री आगे से लीड करते हुए कंप्लीट हो रहा है, अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ से फेजर डायग्राम जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, आई एम और वी एम, यानी कि आई एम से हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, लीड हो रहा है। यहाँ देखिए वोल्टेज लीड हो रहा है, आई जो है करंट से हमारा वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहा है, लीड हो रहा है, इसलिए हमने करंट से अपने वोल्टेज को क्या किया है, 90 डिग्री लीड दिखाया है। ये आपका क्या है, वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम, ये क्या है, वेव फॉर्म है, ठीक है, वेव फॉर्म डायग्राम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से हमको पता चला कि इंडक्टिव सर्किट में जो हमारा इंडक्टिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है उसका फेजर डायग्राम क्या होता है, ये होता है, और इसका वेक्टर डायग्राम क्या होता है, ये। यानी कि इसमें हमें ये पता चलता है कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है वो इंस्टेंटेनियस करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने कि इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में किस प्रकार से फेजर डायग्राम होते हैं और कैसे वेक्टर डायग्राम बनता है ना। समझ में आया होगा आप लोग को अच्छे से। तो इस समीकरण को ध्यान में रखिएगा, किस जो समीकरण बनते हैं, समीकरण के लिए जो अलग अलग वेव फॉर्म बनते हैं उस हिसाब से हमारा वेक्टर डायग्राम बनता है ना। अब हम बात कर ले, अगर AC अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर कैपेसिटर, अगर प्योर कैपेसिटर में हम AC अप्लाइड करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम पे। ये हमारा प्योर कैपेसिटर का सर्किट है, ठीक है ना। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और केवल एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, यहाँ V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ सेम ऐसे इंडक्टर की तरह ही होगा, यहाँ पर भी मानेंगे V बराबर क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट, यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर के फॉर्म में Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है। कैपेसिटर में Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी कि Q बराबर CV होता है फॉर्मूला इसका, इस कैपेसिटर का। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें DQ अपन DT के T के सापेक्ष, अगर दोनों का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DQ अपन DT होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाहर DV अपन DT, यानी कि V को हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से अगर हम DQ अपन DT यानी Q अपन T किसका फॉर्मूला होता है, I का होता है। यहाँ I लिख दिए, I बराबर क्या हो जाएगा, C DV अपन DT, यानी समीकरण नंबर 2। अब I बराबर क्या होगा, C D अपन DT, V की जगह हम क्या रखेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमारा जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वी एम साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ वी एम साइन ओमेगा टी रख करके उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। I बराबर C वी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो। अब इस कॉस ओमेगा टी को हम साइन में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी को साइन में चेंज करेंगे तो हमारा जो होगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री के फॉर्म में जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है कॉस का, उसमें अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या मान आया, ये हमको मिल जाएगा I बराबर C वी एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब यहाँ पे जो C वी एम आई ओमेगा है ये क्या है, मैक्सिमम करंट का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पे C वी एम ओमेगा आई एम हो जाएगा। यहाँ से I बराबर हमको क्या मिला, अगर हम इसकी जगह पे C वी एम ओमेगा की जगह आई एम रखेंगे तो हमारा इस फॉर्मूले में ये हमको नया मिल के आएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ से और फिर यहीं से हम इसकी बात करें, वी एम अपॉन आई एम बराबर क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन आई एम पक्षांतर करेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा C मिलेगा हमको, ठीक है। 1 अपॉन ओमेगा C मिलेगा, ओमेगा C यानी
यहाँ पे जो हमारा ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखें V/I बराबर आर। आर की जगह पे हमको क्या मिला, 1/ω/c, यानी कि ये प्रतिरोध का काम करेगा सर्किट में। 1/ω/c क्या करेगा, प्रतिरोध का काम करेगा सर्किट में। किसमें, प्योरली कैपेसिटर सर्किट में काम करेगा 1/ω/c रजिस्टर के रूप में। तो अगर इसको हम RMS वैल्यू के फॉर्म में चेंज करें तो VM को V/√2 अपॉन IM को IM/√2 करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 1/ω/c। √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा V/IM। चूंकि हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं इसलिए VC/IC हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ω/c। अब यहाँ 1/ω/c को हमने माना यहाँ पे क्या है, XC है। XC किसे कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि जो प्योरली कैपेसिटिव हमारा सर्किट होता है उसमें हमारा जो XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एक प्रतिरोध का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए VC बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, V/IR के फॉर्म में अगर चेंज करें तो R के फॉर्म में हमारा XC यहाँ मिला हमको, तो VC बराबर क्या हो जाएगा, IC इंटू XC, ओम्स लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से XC इक्वल टू क्या हो जाएगा, XC इक्वल टू हो जाएगा 1/ω/c बराबर 1/2πfc के बराबर हो जाएगा ये। यहाँ से हमको जो दो समीकरण बना है प्योर कैपेसिटिव सर्किट का, जो हमको दो समीकरण बना मिला है, VM sin ωt और IM sin ωt प्लस 90 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन का अगर हम वेव फॉर्म देखें, यानी कि VM sin ωt का जो वेव फॉर्म बनेगा ये क्या होगा, VM sin ωt का तो ठीक है, यहाँ से जीरो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और एक कंप्लीट साइकिल अपना हो कंप्लीट करेगा ये। और आई की अगर बात करें तो IM sin ωt प्लस 90 डिग्री है, यानी कि IM sin ωt प्लस 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री क्या यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, जबकि इंडक्टर में क्या था, वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या लीड करेगा, करंट लीड करेगा 90 डिग्री। तो हमारा जो इंडक्टर है, कैपेसिटर में क्या होगा, 90 डिग्री लीड हो रहा है, लेकिन क्या लीड हो रहा है, करंट यहाँ पे लीड हो रहा है 90 डिग्री। जबकि इंडक्टिव सर्किट में क्या था हमारा, इंडक्टिव सर्किट में बात करें तो 90 डिग्री हमारा लीड हो रहा था, क्या वोल्टेज लीड हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या 90 डिग्री लीड हो रहा है, करंट लीड हो रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट में। लीड होता है दोनों में, लेकिन दोनों में करंट और वोल्टेज के फॉर्म में लीड होना है। यानी कि जो हमारा इंडक्टिव सर्किट होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, उसमें हमारा जो वोल्टेज होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो लीड करता है 90 डिग्री। जबकि कैपेसिटिव सर्किट में हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट 90 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ पे देखिए करंट को लीड करते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ जो हमारा वेक्टर डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा कि VM से क्या IM क्या हो रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो हमने VM से IM को 90 डिग्री लीड यहाँ दिखा दिया है। तो कंक्लूजन में क्या निकला कि इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ से 90 डिग्री दिखा आप लोग को, वेयर करंट लीड विथ वोल्टेज बाई एन एंगल 90 डिग्री। ठीक है ना, जहाँ हमारा जो करंट है वो लीड कर रहा है किससे, वोल्टेज से, कितना 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि कैसे कैपेसिटिव सर्किट जो हमारा होता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में लीड लैग में हमारा करंट लीड करता है कि वोल्टेज लीड करता है। तो हमको इसके द्वारा पता चला कि हमारा जो कैपेसिटिव सर्किट होता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, उसमें हमारा करंट क्या होता है, 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमने इस इक्वेशन के आधार पे जो हमारा फेजर डायग्राम बना और वेक्टर डायग्राम बना, ये हमने जाना। अब एक कंक्लूजन आ जाता है, एक हमारे पास आरडी बनती है, यानी कि जो हमने RLC प्योरली रजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव के बारे में जो भी हमने पढ़ा था उसका एक हम सारडी बनाया अगर, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। हमने इसको बांट दिया है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी कि अगर फेज डिफरेंस की बात करें प्योर इंडक्टिव सर्किट में और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में और प्योर रजिस्टिव सर्किट में, तो क्या फेज डिफरेंस आता है। और लीड और लैग की बात करें तो क्या लीड और क्या लैग करेगा, और ओम्स लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या इक्वेशन हमको मिलेंगे। तो देखिएगा जो हमारा आर है, यानी कि हमने पढ़ा था कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो हमारा फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस हमारा जीरो होता है, यानी कि सेम फेज में होता है। तो कोई भी यहाँ पे फेज डिफरेंस हमको मिलता नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, जीरो। तो जीरो के लिए लीड और लैग के केस में क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, इसलिए यहाँ पे कोई लीड और लैगिंग की बात नहीं होगी। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है वहाँ पे इक्वेशन बनेगा V/IR। इसी प्रकार से इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो इंडक्टिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, जो फेज डिफरेंस हमारा 90 डिग्री होता है, क्या वोल्टेज लीड करता है विथ करंट से, करंट से वोल्टेज लीड करेगा कितना, 90 डिग्री लीड करेगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि हमारा जो इंडक्टर में करंट है, वोल्टेज जो है वो लीड किया है करंट से। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ इक्वेशन की बात करें तो VL बराबर क्या हो जाएगा, IL इंटू XL, चूँकि इंडक्टर में बात हो रही है इसलिए इंडक्टर में VL बराबर IL इंटू XL होगा। XL क्या है, यहाँ पे एक प्रतिरोध का काम करेगा। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है हमारा। अब XL बराबर है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इक्वेशन हमको और मिल जाएगा 2πfL बराबर ω L।
है ना। तो अब यहाँ कैपेसिटिव सर्किट में बात करें, यानी सी क्या है, कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में जो हमारा फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे क्या, करंट लीड करता है, जबकि इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है करंट से। यहाँ पे कैपेसिटर सर्किट में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हमारा करंट लीड करता है विद वोल्टेज से 90 डिग्री। यहाँ जो ओम्स लॉ के हिसाब से समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, वी सी इक्वल टू आई सी इंटू एक्स सी। एक्स सी यहाँ पे एक प्रतिरोध का काम करेगा, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा एक्स सी है यहाँ पे। एक्स सी इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा 2πfc, और एक्स सी किसके बराबर होता है, 1/ω c के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये कंक्लूजन है, जो ये सारणी है इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारणी है। एक सारणी याद रही आप लोगों को तो आगे जो हम लोग RLC सर्किट पढ़ेंगे, RL सर्किट यानी कि अभी तो हमने एक एक सर्किट के बारे में बात की थी, यानी कि एक सर्किट में अगर केवल इंडक्टर लगा हो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, प्योरली कैपेसिटिव हो, प्योरली इंडक्टिव हो। अगर हम आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर एक सर्किट में रजिस्टर और इंडक्टर दोनों लगा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, वेव फॉर्म और वेक्टर डायग्राम क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट में हमारा क्या लीड लैग करता है और इंडक्टिव सर्किट में क्या लीड लैग करता है, तो उसको आप लोग आराम से समझ सकेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे वो होगा सीरीज़